Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Our today's topic is the age of revolutions, 1830 to 1848. हम देखते हैं कि 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रजीम्स हैं वो अपना जो पावर है वो मुस्तकम करते हैं, और जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के मानने वाले हैं, जो रोशन ख्याल हैं और जो कौमियत पसंद है, वो इनकलाबी सरगर्मी में मुलवस रहते हैं। ख़ासकर अगर हम बात करेंगे यूरोपियन ममालिक जैसे इटली और जर्मनी में, जो वहाँ के जो प्रोविंसेस थे, जो सूबे थे, ऑटोमन एम्पायर के जो हिस्से थे वहाँ पे, और आयरलैंड, पोलैंड, इन जगहों पर हम देखते हैं कि जो इनकलाबी जहनीत के मालिक थे वो अपने काम में मुलव्वस हैं, वो इनकलाबी कामों में सरगर्म रहते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि रिवोल्यूशंस जो होते हैं, जो जिनको लीड करते हैं लिबरल नेशनलिस्ट्स, वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो तालीम याफ्ता मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें प्रोफेसर्स हम देखते हैं, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, और जो तजारती सतह पे काम करते हैं, खासकर मिडिल क्लासेस, तो ये लोग इन इनकलाबी सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं, जिन्हें हम लिबरल नेशनलिस्ट कहते हैं। फाइन। और इन्हीं का नतीजा था कि 1830 में पहला अपहीवल जिसे कहते हैं, एक इनकलाब बपा हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में, क्योंकि 1815 के बाद वहाँ पर वर्बन डायनास्टी फिर हुकूमत करती है, तो उनको ओवरथ्रो किया जाता है, जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज होते हैं, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वजूद में आती है, एक आईनी बादशाहत। फाइन, बादशाह तो रहता है लेकिन उसको आइन, एक आइनी शक्ल दी जाती है कि उसके जो पावर्स है वो कम किए जाते हैं। और जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है उसका नाम जो था, ही वाज लुइस फिलिप। फाइन। तो इसके बाद जब फ्रांस में एक इनकलाब बपा होता है, फर्स्ट अपहीवल होता है, इसे हम जुलाई रिवोल्यूशन भी कहते हैं, तो इसके बाद ये फैलता है जो यूरोप के मुख्तलिफ इलाके हैं। जैसे कि मैटरनिक ने एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो जो यूरोपियन के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़ुकाम होता है, कोल्ड होता है। तो जुलाई रिवोल्यूशन की वजह से अपराइजिंग होती है ब्रुसल्स में, और बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम से, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, उससे अलग हो जाता है। फाइन। इस तरह से हम देखते हैं कि बेल्जियम आज़ाद हो जाता है। फाइन। और ये जो ख़ास इवेंट, जो ख़ास तकरीब, जिससे कौमी जज्बा जो तालीम याफ्ता लोग थे यूरोप में, उसमें इजाफ़ा हुआ। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ग्रीस में जो आज़ादी की जंग चली, उस वजह से हम देखते हैं कि लोगों में कौमियत का जज्बा उभरा, खासकर एजुकेटेड जो लीड्स थे उनमें। क्योंकि ग्रीस जो था ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर जो है एक बहुत बड़ी सल्तनत रही है, जो तकरीबन हम देखते हैं 3 बर-ए-आज़मों में हुकूमत करते थे। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था 15वीं सेंचुरी से, 15वीं सदी से, और वहाँ पर इनकलाबी कौमियत के सरगर्मियाँ, जिनकी वजह से जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके काम की वजह से वहाँ पर आज़ादी की लहर चली। और ये इंडिपेंडेंस का जो जदोजहद ये 1821 से चली। हम देखते हैं कि जो कौमियत पसंद जो ग्रीक के रहने वाले थे, जो जले वतन थे, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। और जो वेस्टर्न यूरोपियन इलाके हैं वहाँ पर भी इनके लिए हमदर्दी पैदा होती है, क्योंकि जो यूरोप है वो ग्रीक कल्चर को एक तारीफ़ करता है, एक क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मानता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो पोइट्स थे, जो शायर थे या जो फ़नकार थे,
وہ گریس کی تاریخ میں بہت کچھ نے لکھا ہے کہ یہ جھولا ہے یورپین سویلائزیشن کا، اور اس طرح سے عوامی رائے متحرک کی جو فار گریک وار آف انڈیپینڈنس ایک مسلم امپائر کے خلاف۔ اس میں جو بڑا نام ہے جو لارڈ بائرن تھے، جو کہ ایک انگلش پوئٹ تھے، اس نے بھی فنڈس جو ہے چندے جمع کیے، اور اس نے خود بھی وہ شامل رہے اس جنگ میں گریک وار آف انڈیپینڈنس میں، جہاں پر وہ 1824 میں فیور کی وجہ سے مر گئے۔ اور فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ 1832 میں جو گریس ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ نیشن بن جاتا ہے بائی دا ٹریٹی آف کانسٹینٹینوپل۔ ٹریٹی آف کانسٹینٹینوپل کے ذریعے سے ایک نیا ملک وجود میں آتا ہے، ایک آزاد ملک وجود میں آتا ہے جسے ہم گریس کہتے ہیں۔ سو دیٹس اباؤٹ the rise of revolutionaries and how Greek War of Independence took place. Thank you very much.